मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है वर्ण विन्यास। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर भाषा, लिपि, व्याकरण के बारे में पढ़ा। व्याकरण के ही पार्ट्स हैं वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास। आज हम उसी का एक विषय पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि वर्ण विन्यास के बारे में है। बच्चों, वर्ण विन्यास क्या है, वर्ण क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो भाषा जो हम बोलते हैं, यानी हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। इसको हम अक्षर भी कहते हैं और इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या 52 होती है। इसके साथ साथ वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनको स्वर और व्यंजन यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट स्वर है और दूसरा व्यंजन। बच्चों, इसमें सारा खेल जो है वो उच्चारण का है, यानी हमारे मुख से जब ध्वनि निकल रही है वो किसकी वजह से निकल रही है? वायु। ठीक है। तो उच्चारण के समय स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं, जिनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती और जो ज्यों के त्यों रहते हैं, यानी जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम उसका रूप लिखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्वरों की, तो स्वरों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व स्वर में हम शामिल करते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर में उच्चारण में अधिक समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर में किसको लिया जाता है? देखो, स्वर टोटल 11 होते हैं, जिसमें से आपके जो 4 हैं यानी अ, ई, उ और री, इनको शामिल किया जाता है किसमें? ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में बाकी के आते हैं और स्वरों में सारी मात्राओं को लिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब स्वर में अंग और आहा को शामिल नहीं किया जाता है, ये हमारे कहलाते हैं अयोगवा। ठीक है। तो जिसमें अंग को हम अगर कह सकते हैं तो अनुस्वार कहते हैं, और जो आहा है उसको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। विसर्ग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संस्कृत के शब्दों में करते हैं। और अनुस्वार जो है, यानी जो अंग की जो मात्रा होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? वो एक नासिक ध्वनि है। ठीक है। अब इसके बाद हमारी कुछ और मात्राएं होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे चंद्रबिंदु है। ठीक है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं व्यंजन की बात करूं, ठीक है, अब हम व्यंजन पे आ जाते हैं। तो व्यंजन में जो होते हैं वो स्वरों की सहायता के बोले जाते हैं, यानी उनको स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता के उनका उच्चारण अधूरा होता है। आपने देखा होगा कुछ शब्दों के नीचे हलंत, अगर मैं आपसे विच्छेद करने को कहूं तो आपको एक हलंत लगाना पड़ता है। इट मीन्स वो क्या है? वो आधा है। जब उसमें मात्रा ऐड हो जाती है या उसमें अ जो है वो ऐड हो जाता है, तब जाकर के वो पूरा बनता है। ठीक है। अब इसको भी जो है पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसका जो आता है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में बच्चों किसको शामिल किया जाता है? एक आप छोटा सा वो ले लीजिए, शब्द मैं बोल रही हूं, क, च, ट, त, प। ठीक है। इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा जो कंठ है कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, उच्चारण के समय कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। दूसरा हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व को शामिल किया जाता है, और ऊष्म व्यंजन जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं गर्मी पैदा हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? श, श, स, ह। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे इसमें संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जिसमें 2 व्यंजनों का योग हो। ठीक है। अब इसमें किसको शामिल किया जाता है? हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि छ, त्र, ज्ञ, श्र हमारे संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इसमें हम कुछ व्यंजनों को और शामिल करते हैं। भाई, संयुक्त व्यंजन हर वो व्यंजन जहां पर 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, जैसे आधा क, म है ना, आधा ल, प, कहीं पर भी कोई संकल्प लिखा हमने, ठीक है, अब वहां पे आधा ल और पा है तो वो भी संयुक्त व्यंजन में शामिल किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जहां पर 2 व्यंजन सेम होते हैं, आधा भी वही और पूरा भी वही, उसको हम क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद में एक नया आपके इसमें है जिसको हम कहते हैं बलाघात। ये क्या होता है? किसी शब्द पर जब विशेष जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो उसे हम बलाघात में शामिल करते हैं। इसके साथ एक शब्द है अनुतान। उसमें क्या होता है? उसमें आरोह और अवरोह यानी ऊपर नीचे होने का पता चलता है। अब एक पॉइंट है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जहां पर हम शब्दों को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक शब्द है कमल, ठीक है, अब कमल को हम कैसे लिखेंगे? क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ। जहां पर मात्राएं लगी होंगी हम उनमें व्यंजनों के साथ में मात्रा लगाएंगे, और जहां पर मात्रा नहीं लगी होगी वहां पर हम कॉमन
क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।